अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमारी नई टॉपिक आ गई है जो है बोहर मॉडल ऑफ एटम पे। देखिए, जो बोहर का मॉडल था वो मेनली जो था कंसंट्रेटेड था या मेनली फोकस था हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है ना। तो इस मॉडल को ना क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी बोलते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्यों कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मैकेनिक्स इन्वॉल्व है, रेडियस, वेलोसिटी और तमाम चीज़ें, इसलिए, ठीक है। दूसरी बात, जो हमारे पास एक प्लैंक की जो क्वांटम थ्योरी थी, ठीक है ना, हमने पढ़ा था प्लैंक क्वांटम थ्योरी, वो इनका जो मॉडल था वो उस पर भी बेस्ड था, इसीलिए इसका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल नाम पड़ता है, ठीक है। आगे हम जब चलेंगे तो हमको इससे रिलेटेड कैलकुलेशंस वगैरह भी करनी होती है, ठीक है ना। बोहर ने जो है ये मॉडल प्रपोज किया था बेसिकली 1913 में, ठीक है। इनका पूरा नाम था नील्स बोहर, ठीक है, नील्स बोहर, ठीक है। तो जो मॉडल इनका था वो दो मैकेनिक्स पर और या हम कहें तो क्लासिकल लॉज ऑफ फिज़िक्स पर और उसके अलावा क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड था। तो इनके मॉडल के अकॉर्डिंग कुछ पॉस्टुलेट्स हैं जो हमने प्रीवियसली लिख दिए हैं, तो उसको हम लोग एक एक करके समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात उन्होंने कही कि जो भी एटम होता है उसके पास न्यूक्लियस होता है, ठीक। इसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। ये बातें तो कुछ रदरफोर्ड से भी मिलती जुलती हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और बहुत छोटा होता है, स्मॉल होता है। अगर हम इसका साइज़ कंपैरिजन करें तो अगर आप कंपेयर कर लीजिए कि अगर हम न्यूक्लियस को एक टेनिस बॉल जितना कंसीडर करें, टेनिस बॉल, ठीक है, तो ये जो फर्स्ट ऑर्बिट हमको दिख रही है इसके और इसके बीच में डिस्टेंस जो होगा वो 5 किलोमीटर्स का होगा, अगर हम कंसीडर करें कि जो न्यूक्लियस होता है वो एक एटम के बराबर होता है, ठीक। तो इतनी स्मॉल साइज़ होती है उसकी, ठीक है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस पे ही होते हैं। जैसे प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है। और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि इक्वल होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे, ठीक है ना। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होता है जो इनसाइड और आउटसाइड का एक्ट करती है ताकि जो है बैलेंस बना रहे और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे, ठीक है। अब जैसे रदरफोर्ड ने कह दिया था कि सिर्फ रिवॉल्व करता है, एग्जैक्टली नहीं बताया था कहाँ, तो बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट्स पर रिवॉल्व करेंगे जिनके पास एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई होगा, ठीक है ना। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, और हमने प्रीवियसली पढ़ा था h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। तो किसी भी ऑर्बिट को अगर उसमें इलेक्ट्रॉन होना है या किसी भी बहुत सारे पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं न्यूक्लियस के अराउंड, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी में रिवॉल्व होगा जिसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो किसके बराबर होगा, mv r इज इक्वल्स टू nh/2 पाई। ये mvr जो है बेसिकली एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम होता है। ये फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक। जहाँ पर n जो है वो है नंबर्स हैं 1 2 3 4, ये ऑर्बिट का नंबर है, r रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो किसी भी मतलब जैसे हम अगर जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि ये न्यूक्लियस है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसका मतलब इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो किसके बराबर होगा, nh/2 पाई के बराबर होगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसको फर्स्ट ऑर्बिट कंसिडर कर लें तो यही वैल्यू हो जाएगी h/2 पाई, क्योंकि n की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक। अगर हम दूसरे ऑर्बिट का कैलकुलेट करें तो हमको मिलेगा 2h/2 पाई, ये कैंसिल आउट होकर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम तीसरे की बात करें, जैसे मान लीजिए तीसरा ऑर्बिट है तो ये हो जाएगा हमारा 3h/2 पाई। इस तरह से इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक। इन ऑर्बिट्स को बोला जाता है स्टेशनरी ऑर्बिट्स। इन ऑर्बिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ठीक। फिर इनका ये कहना था कि जैसे हमने रदरफोर्ड के मॉडल में ये एक्सप्लेन नहीं हो रहा था कि एनर्जी का चेंज कैसे आता है, तो इनका ये कहना था कि इलेक्ट्रॉन जो है स्टेशनरी ऑर्बिट में ही घूमता है लेकिन ये एनर्जी लूज़ नहीं करता, ठीक है ना। जिस ऑर्बिट में घूम रहा है वो एनर्जी लूज़ नहीं करेगा, और जिस ऑर्बिट में घूमता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट या नॉर्मल स्टेट। मतलब नॉर्मली जहाँ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वहीं पर हो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग नॉर्मल स्टेट, ठीक है। उनका ये कहना था कि एनर्जी का चेंज ऐसे नहीं आता, ठीक है ना। एनर्जी का चेंज कैसे आएगा इसको हम आगे पढ़ेंगे, पहले समझते हैं कि क्या क्यों वहाँ पे होता है, ठीक है। तो हर ऑर्बिट जो होती है, जो हर ग्राउंड स्टेट है, वो किसी एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी को कैरी करता है। मतलब कि जैसे हमने भी पढ़ा कि यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम 3h/2 पाई, सेकंड वाले में 2h/2 पाई, फर्स्ट वाले में h/2 पाई,
तो इसकी भी कोई ना कोई एनर्जी होगी। सपोज कर इसकी एनर्जी E1 मान लें, इसकी E2 मान लें, इसकी E3 मान लें। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होगी या इतनी एनर्जी होनी चाहिए, तभी ये फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा या सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए E1 एनर्जी है 100 जूल। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि एनर्जी E1 जो है कितनी है 100 जूल। तो किसी इलेक्ट्रॉन के पास 100 जूल होगा तभी वो E1 में जाएगा। इमेजिन करते हैं, मान लेते हैं कि आपका जो E2 है वो 110 जूल है। फॉर एग्जांपल, इतनी यूनिट होती नहीं है, बस एग्जांपल की तरह समझाना चाह रहे हैं। और जो E3 है उसकी मान लेते हैं 120 जूल। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन कोई आया, उसके पास एनर्जी मान लीजिए 120 जूल है, तो वो थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। ठीक है, 110 जूल है तो सेकेंड में करेगा, 100 है तो फर्स्ट में करेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हर एक ऑर्बिट की अपनी एक फिक्स एनर्जी होती है। ठीक है, और जितना ज़्यादा मतलब न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा इलेक्ट्रॉन, उतनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ती चली जाती है। ठीक है ना, मतलब E1 कम होगी, E2 ज़्यादा होगी, E3 और ज़्यादा होगी। तो हम ऐसे करके देखना चाहें तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा E2 की, फिर उससे ज़्यादा E3 की, फिर E4 की, इस तरह से सो ऑन। ठीक है, एनर्जी होती है। क्लियर है बात? अच्छा, इसके बाद फिर हर ऑर्बिट का एक नाम दे दिया गया है। तो इसको 1 2 3 4 या KLMN जैसे भी चाहें आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इन्हीं ऑर्बिट्स को एक और नाम दिया गया है, वो है एनर्जी लेवल्स। मतलब देखिए, क्योंकि पहले से हमको पता हो गया कि डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है हर ऑर्बिट की, इसलिए जो है उसको हम एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं। ठीक है ना, जैसे ये E1 एनर्जी लेवल हो गया, या E2 एनर्जी लेवल, या E3 एनर्जी लेवल, E4 एनर्जी लेवल, इस तरह से हम उसको कह सकते हैं। उसके बाद फिर एनर्जी का चेंज अब आता कैसे है? देखिए, एनर्जी का निकलना या एब्जॉर्ब होना वो डिपेंड करता है ऑर्बिट चेंज करने पर। ठीक है ना, किसने? इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू अनदर। मतलब ऑर्बिट अगर इलेक्ट्रॉन चेंज करेगा तभी एनर्जी का चेंज आता है। ठीक है, कब आएगा चेंज? जब ऑर्बिट एनर्जी इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी तब चेंज करता है जब ऑर्बिट चेंज होता है। ठीक है, तो इसमें कहा जाता है कि जैसे ये न्यूक्लियस है, इस तरह से 3 ऑर्बिट मान लेते हैं, इसको हम इनर मान लेते हैं, इसको आउटर ऑर्बिट मान लेते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में तब जंप करेगा जब वो एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो हायर ऑर्बिट में जंप कर जाता है। और अगर यही इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करेगा तो ये वापस आ जाएगा अपने स्टेशनरी ऑर्बिट में। ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो हायर ऑर्बिट्स में या आउटर ऑर्बिट्स में जंप करेगा, और अगर वापस आएगा तो लोअर, तो इमिट करके वापस आएगा। ठीक है, ये जो एनर्जी होती है ये बराबर होती है h के। यहाँ पर प्लैंक की क्वांटम थ्योरी अप्लाई हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो जम कर रहे हैं उनकी एनर्जी जो है एसोसिएट है किससे? h से। ठीक है, जो इनकी चेंज इन एनर्जी वो किस पे डिपेंड कर रही है? h से। ठीक है, अब जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, सपोज कर लिए कुछ एनर्जी उसको दी गई इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, इसको कुछ एनर्जी दी गई, ठीक है, h के फॉर्म में, तो ये जंप करके हायर ऑर्बिट में चला गया। तो इसके लिए ये नॉर्मल स्टेट थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को यहीं पर होना चाहिए था। ठीक, इलेक्ट्रॉन को यहीं पर होना चाहिए था, तो ये इसके लिए नॉर्मल स्टेट थी। अब ये एनर्जी जब ले एब्जॉर्ब करके हायर ऑर्बिट में जंप करके चला गया, तो इसके लिए ये हो जाएगी एक्साइटेड स्टेट। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। मतलब कि जो हायर ऑर्बिट होगा वो उसके लिए नॉर्मल स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कब? जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज़ करेगा, और गेन करेगा, और जब लूज़ करेगा तो ये वापस अपनी जगह वापस तो नॉर्मल स्टेट में अगेन आ जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी का चेंज इलेक्ट्रॉन के आउटर ऑर्बिट और इनर ऑर्बिट में या ऑर्बिट चेंज करने पर आता है, ना कि रिवॉल्व करने पर। तो ये थे रदरफोर्ड बोहर मॉडल के कुछ पॉस्टुलेट्स। आप वीडियो को पॉज करके चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन हम फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। हर एक ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम फिक्स होता है, जो कि बराबर होता है NH/2π के। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में हमेशा रिवॉल्व करते हैं, जिनकी एक फिक्स एनर्जी होती है, इसीलिए उनको एनर्जी लेवल्स भी बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट चेंज करेगा तभी एनर्जी का चेंज आता है। मतलब एनर्जी निकल रही होगी तो इलेक्ट्रॉन जो होगा अपने वापस लोअर ऑर्बिट में जा रहा होगा, और एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा तो हायर ऑर्बिट्स में जा रहा होगा। ठीक है, तो ये था हमारा बोहर मॉडल का पॉस्टुलेट्स। अब इसमें मैकेनिक्स अप्लाई करें तो हम सबसे पहले जो है हर ऑर्बिट का रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगी वो है रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट्स। सपोज कर लीजिए कोई भी ऑर्बिट एक कंसीडर कर लेते हैं,
उसकी हमको क्या करनी है, रेडियस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो रेडियस कैसे कैलकुलेट होगी इसको हम समझते हैं। सपोज कर लीजिए कि हमारा न्यूक्लियस है और ये एक पाथ है जिसपे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इस ऑर्बिट में जो है इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक, थोड़ा इसको बड़ा करेंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं ताकि देखने में समझ में आए। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे, थोड़ा बड़ा ऑर्बिट रहेगा तो देखने में आसान पड़ेगा ना, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन से। ठीक, मान लेते हैं कि ये जो है कोई ऑर्बिट है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट मान लेते हैं। चलिए, इसके बीच का डिस्टेंस r होगा, क्योंकि यही रेडियस हमको कैलकुलेट करनी है। अगर हम चार्ज की बात करें तो सबको पता है कि इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। किसके ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर। न्यूट्रॉन का चार्ज 0, तो किसका रहेगा, प्रोटॉन का। तो यहाँ पर हम ई से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, और कितने प्रोटॉन्स होंगे इसको किससे डिनोट करते हैं, जेड से। अब ये जेड क्या है, जेड जो है एटॉमिक नंबर है। अब सबको पता है, पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ रखा है कि एटॉमिक नंबर इक्वल होता है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो हम दोनों का मल्टीप्लाई करें तो हम नेट चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज करिए कि यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जो कि रिवॉल्व कर रहा है। तो इसके और इसके बीच में जो रेडियस होगी वो r होगी। ठीक, इस पर कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। ठीक है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोल रहे थे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि बराबर होता है किसके, mv² अपॉन r के। ठीक है ना, जो फोर्स होता है किसके इक्वल होता है, mv² अपॉन r के। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो इस पर माइनस चार्ज होगा, इसको मेंशन कर देते हैं। अब ये मान लेते हैं कि इधर की तरफ रोटेट कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी इस तरफ होगी। ठीक है, तो ये हमारा सेटअप है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है किसी ऑर्बिट पर रिवॉल्व कर रहा है जिसकी रेडियस r है, उसी रेडियस को हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है E-, और जो न्यूक्लियस है उस पर चार्ज है Ze। तो अगर हम मान लें कि ये रिवॉल्यूशन चल रहा है और हमको रेडियस कैलकुलेट करना है, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कूलम्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कूलम्स लॉ जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में रिप्रेजेंट करता है। तो कूलम्स लॉ का मतलब बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच की फोर्स को कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, जो कि होगा FA = 1/4πε EZE/r²। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि देखिए ये हमारा Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, इस पर जो चार्ज था वो ZE था और इस पर E, इसलिए हमने ऐसे साथ में लिख दिया। या इसी चीज़ को हम लोग FA = KZE² भी लिख सकते हैं। ईजी करने के लिए K जो होता है 1/4πε0 के बराबर होता है। इसकी वैल्यू जो होती है वो नियरली इक्वल होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बेसिकली ये कांस्टेंट है, इसीलिए हमने कैलकुलेशन इजी करने के लिए उसको पूरा कन्वर्ट कर लिया है किसमें, K में, ताकि हमको आसान पड़े। ठीक है, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर अप्लाई हो रही है और mv² अपॉन वो दोनों की फोर्स इक्वल है। ठीक है, तभी तो बैलेंस आउट होके चल रहा है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मतलब FA जो है वो इक्वल है किसके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, तभी तो बैलेंस आउट होकर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग FC से लिख देते हैं ताकि आसान रहे। ठीक है, दोनों की वैल्यूज़ रखें अगर तो हमको मिलेगा क्या, KZE² = mv²/r। ठीक है, या अगर हम इसको और सॉल्व करें तो हमको क्या मिलेगा, v² = KZE² mr²। यहाँ से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये बचा क्या हमको, v² = KZE² mr। ये हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अब हमने बोहर के पोस्टुलेट में ये बात पढ़ी है कि अकॉर्डिंग टू बोहर्स पोस्टुलेट, ठीक है, जो उसकी रेडियस होती है, या अकॉर्डिंग टू बोहर पोस्टुलेट यानी जो मतलब जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो इक्वल होता है किसके, mvr/nh/2π के।
तो यहाँ से अगर हम वेलोसिटी के लिए निकालें तो हमको क्या मिलेगा, NH/2πmr। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा है v² = kz² mr। तो यहाँ पर v² की वैल्यू पुट करिए तो हमको क्या मिलेगा, NH/2πmr का होल स्क्वायर = kze² mr। ठीक है, स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, n² h² 4π² m² और r², जो कि इक्वल होगा kze² mr के। अब इसको चारों तरफ से कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए इधर सेम साइड है तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो हमको एट द एंड क्या बचेगा, kze² = n² h² 4π² m। ठीक है, या हम यहाँ से रेडियस को mr, ठीक है, यहाँ से हम रेडियस को अगर बाहर निकालें तो रेडियस जब हम बाहर निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, n² h² 4π² m kze²। ये हमारा हो गया रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, और हम इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। ठीक, दिस इज़ द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। मतलब किसी भी ऑर्बिट की अगर हमको रेडियस निकालनी हो 1 की 2 की 3 की तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कांस्टेंट हैं, जैसे कौन कौन सी, जैसे h कांस्टेंट है, प्लैंक, पाई कांस्टेंट है 3.14 या 22/7 वैल्यू होती है, 4 ऑलरेडी 4 कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, k वैल्यू अभी हमने ऊपर पढ़ा कांस्टेंट है, z तो वो है आपका एटॉमिक नंबर, और e² की वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो अगर हम सारी वैल्यूज़ पुट करें, ठीक है, तो अगर हम सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो देखिए क्या मिलता है हमको, नाउ पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो हमको क्या मिलेगा, r = n²। ठीक है, h² कांस्टेंट है, h की वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻34, जो कि प्लैंक कांस्टेंट हमने पहले भी पढ़ रखा है, अपॉन 4 पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा 9.1 × 10⁻31। ठीक है, इसके बाद फिर k है हमारा, k होगा हमारा 9 × 10⁻9। फिर हमारे पास z है, z तो कांस्टेंट है नहीं, चेंज हो सकता है, अकॉर्डिंग टू एटम चेंज हो सकता है, इसलिए हम z को अलग कर लेते हैं। फिर e², दिस इज़ द चार्ज ऑन प्रोटॉन, ये चार्ज ऑन पार्टिकल, तो क्या हो जाएगा हमारा चार्ज 1.6 × 10⁻19। क्लियर। तो अब हम जब इनको सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलता है, n² z। ठीक है, n² z मल्टीप्लाइड बाई 0.529 × 10⁻10 मीटर में ये वैल्यूज़ हमको मिलती हैं। अगेन रेडियस है और सब एटॉमिक पार्टिकल की रेडियस है, तो इतनी बड़ी मीटर में कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको शॉर्ट में कर लेते हैं, किस में, एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, तो अगर हम इसको एंगस्ट्रॉम में रिप्रेजेंट करें तो हमको क्या मिलेगा, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट n² z 0.529, यहाँ पर मल्टीप्लाई साइन लगा लेंगे, ये हमारी रेडियस हो गई एंगस्ट्रॉम यूनिट में। ठीक है, ये हमारी मीटर्स में हो गई और नीचे वाली क्या हो गई, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की रेडियस हमेशा एंगस्ट्रॉम में ही कैलकुलेट की जाती है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें इन कैलकुलेशंस को हाइड्रोजन एटम पे अप्लाई करें, क्योंकि बोहर का मॉडल मेनली बेस्ड था किस पे, हाइड्रोजन पे, तो यहाँ लिख लेते हैं फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए बात करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस अगर हम निकालें, स्पेलिंग की काफ़ी मिस्टेक आती है, सॉरी फॉर दैट। फर्स्ट ऑर्बिट की अगर हम रेडियस निकालें तो हमको क्या मिलेगा, n² z फार्मूला है मल्टीप्लाइड बाई 0.529। तो अगर हाइड्रोजन लाइक एटम है तो यहाँ पे z 1 होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 मल्टीप्लाइड 0.529, तो हमको ये क्या मिलेगी 0.529 एंगस्ट्रॉम। मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी 0.529। ओके, अगर हम इसको चेंज करें सेकेंड ऑर्बिट के लिए निकालना चाहें तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए अगेन हमको क्या करना पड़ेगा, 2² मल्टीप्लाइड बाई 0.529 अपॉन 1,
तो ये हमको क्या मिलेगा, अप्रॉक्सीमेटली 2.11 एंगस्ट्रॉम मिलेगा। ऐसे ही हम थर्ड ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट करना चाहें तो हमको क्या मिलेगा, 3^² मल्टीप्लाइड बाई 0.529, दैट विल बिकम 4.76 एंगस्ट्रॉम अप्रॉक्सीमेटली। इसी तरह से हम चाहें तो और भी और रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 इनफ हो गई, आपको समझ में आ गया। तो ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए रेडियस कैलकुलेट करने के लिए, जो कि होता है n² मल्टीप्लाइड 0.529 एंगस्ट्रॉम। ओके, अब हम बात करें इसी में एनर्जी निकालने के लिए। ठीक है, तो अभी क्योंकि हमने पढ़ा रेडियस भी फिक्स होती है, एनर्जी भी, तो हम इसके बाद हम पढ़ेंगे एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट। तो चलिए देखते हैं ऑर्बिट की एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट मतलब ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी, जैसे जो हमने पढ़ा था ना कि हर ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो डेफिनेट होती है, तो उसी एनर्जी मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन उसके पास एनर्जी होगी तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि दोनों की बराबर होगी तभी तो दोनों एक दूसरे के साथ चलेंगे। ठीक है, तो हमको क्या कंसिडर, हमको ऑलरेडी पता है कि एनर्जी जो होती है वो किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो हम ऑलरेडी जानते हैं काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, 1/2 mv² के, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप कैलकुलेट करें तो प्रीवियसली पोटेंशियल एनर्जी जो है ये होती है -4πε0 ZE²/r के। एक्चुअली ये जो है पार्ट कूलम्ब्स लॉ हो गया या पोटेंशियल एनर्जी हो गया, यहाँ पे आगे माइनस लगेगा। ठीक है, ये सब जो है क्लास 12 का टॉपिक होता है, फिर भी इसका यूज़ यहाँ पे है तो हम जनरली बता देते हैं। ठीक है, तो किसी भी चार्ज पार्टिकल में जब पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी होती है तो ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अगेन हम 1/4πε0 को के फॉर्म में रखेंगे ताकि कैलकुलेशंस आसानी से हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, KZE²/r। ठीक है, तो E इक्वल्स टू क्या होगा, 1/2 mv² माइनस KZE²/r। ठीक है, और अगर हम इसमें जो है एक वैल्यू देखें तो हमने प्रीवियसली जो है v² की वैल्यू पढ़ रखी है। तो अगर हम ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर नोटिस करिए कि आपको v² की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन में हमने v² की वैल्यू पढ़ रखी है, इसी वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 1/2, ठीक है, KZE²/m/r, और यहाँ पर m, तो ये v² की वैल्यू माइनस KZE²/r। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमको बचेगा क्या, KZE²/r माइनस KZE²/r। इधर हाफ है, इधर हाफ है। ठीक है, तो हमको जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, एनर्जी जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, -KZE²/2r। ठीक है, KZE²/2r। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एनर्जी फॉर द ऑर्बिट। तो अभी हम इसको और रिलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियस। तो अभी देखिए हमने पढ़ रखा है अगेन कि आर की वैल्यू क्या होती है। आर की वैल्यू देखें तो हमको क्या मिली, n² h² 4π² m KZE²। अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो हमको क्या मिलेगी, पुटिंग वैल्यूज़ -KZE², ओके, अपॉन 2, जो आर की वैल्यू थी वो क्या थी, n² h² अपॉन 4π² m KZE²। बस ये यहाँ पर वो वैल्यू रख दीजिए। तो आर की वैल्यू थी n² h² अपॉन 4π² m KZE²। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, -KZE²/2, ये रिवर्स हो जाएगा तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाई 4π² m KZE² अपॉन n² h²। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखिए 2 कैंसिल आउट, और इसमें कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा, तो ये हमको टोटल एनर्जी मिलेगी क्या, -KZE² e⁴ π² m K।
अच्छा, यहाँ पर के ऑलरेडी है तो इसको के स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कर लेते हैं के स्क्वायर। अब इसमें कोई टर्म बचा नहीं है, के स्क्वायर जेड स्क्वायर पाई स्क्वायर एम ई टू द पावर 4, और नीचे जो हमको मिला वो क्या मिला, एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो ये हो गई एनर्जी इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिट या एंगुलर मोमेंटम से हम रिलेट करें तो, ठीक है। अब इसमें देखिए बहुत सारे वैल्यूज़ कांस्टेंट हैं, अगेन जैसे हमने प्रीवियसली किया था। तो यहाँ पर भी हम नोटिस करें तो यहाँ पर भी क्या है, बहुत सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट हैं। तो जो कांस्टेंट नहीं है हम उनको अलग करते हैं, तो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ये दोनों तो चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द स्पीशीज़, ठीक है, या अकॉर्डिंग टू द ऑर्बिट, माइनस साइन रहने देते हैं। बाकी मल्टीप्लाइड बाई के स्क्वायर ई टू द पावर 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, ये सारे कांस्टेंट हैं। इनकी वैल्यूज़ अगर हम पुट करें तो माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 का होल स्क्वायर, ई मतलब चार्ज जो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 पावर 4, पाई की वैल्यू अगेन 3.14 स्क्वायर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम्स अपॉन 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ये हमारी वैल्यू हो गई उसकी प्लैंक कांस्टेंट की, ठीक है। तो सारे को कैंसिल आउट करेंगे तो हमको जो एग्जैक्ट आंसर मिलेगा वो मिलता है E इज इक्वल्स टू माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 21.79 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स पर एटम, ठीक है। ये हो गया हमारा एनर्जी का टर्म, ठीक। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है सब एटॉमिक होता है, छोटा पार्टिकल है, तो छोटे पार्टिकल के लिए हम जो एनर्जी कैलकुलेट करते हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में करते हैं, ठीक है। तो जो 1 जूल होता है ये बराबर होता है किसके, 6.2419 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। और हमेशा एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की किस में कैलकुलेट होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यही टर्म जो है चेंज हो जाएगा किस में, E इज इक्वल्स टू माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर 13.6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। तो ये जो वैल्यू आ गई है किस में आ गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। क्योंकि छोटा पार्टिकल है इसलिए इसकी यूनिट हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक। अब हम यहाँ से चाहें तो हर ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगेन हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे थे, तो हम हाइड्रोजन एटम के लिए जब एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो E इज इक्वल्स टू जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, और फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड 13.6, तो हमको आंसर क्या मिलेगा, सिंपल माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसके लिए एनर्जी मिली हमको, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। अगेन हम अगर सेकंड के लिए कैलकुलेट करें तो यहाँ पर वैल्यू होगी 2, सॉरी दिस विल बिकम 1 ना, क्योंकि ये z है, ठीक है। 1 स्क्वायर नीचे होगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड 13.6, तो दिस विल बिकम 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली E3 अगर हम कैलकुलेट करें तो हमको मिलेगा माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो ऑन। हम जितनी भी चाहें उतनी एनर्जी कैलकुलेट यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने रदरफोर्ड मॉडल, सॉरी अगेन माय मिस्टेक, बोहर मॉडल इस्तेमाल करके एनर्जी और रेडियस ऑफ द ऑर्बिट कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो दोनों हमको टर्म्स याद रखने होंगे। जैसे हमारा जो रेडियस निकालने का टर्म था वो क्या था, एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 0.529 इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम। और अगर हमको एनर्जी निकालना है तो माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के टर्म में। तो इन दोनों फार्मूला से या कह सकते हैं इक्वेशन से हम हर ऑर्बिट का रेडियस और एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बोहर मॉडल में बस इतना ही था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैलकुलेशंस का थोड़ा इसमें ध्यान रखना होता है ताकि कुछ ऊंच नीच ना हो, ठीक है। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।